विंग कमांडर आलोक सहाय हमारे साथ में पूर्व वायुसेना अधिकारी हैं, डॉक्टर सुमित सुशीलीन हमारे साथ में एविएशन एक्सपर्ट हैं और नवीन भटनागर है हमारे साथ में पूर्व डीआईजी एनडीआरएफ। तो सबसे पहले नवीन जी आपके पास आते हुए, क्योंकि जो भयावह मंजर लोगों ने देखा वो उनकी आंखों से ओझल नहीं हो पा रहा, लोग आज भी रोते बिलखते नजर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटीज और हो सकती थी लोगों को बचाने की? देखिए, जो भी पॉसिबिलिटी थी वो पायलट ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी, लेकिन जब वो बियॉन्ड दी कंट्रोल हो गया उसके, तो उसने वार्निंग इशू कर दी मेडे मेडे करके, और उसने बता दिया कि भाई अब ये आखिरी सफर है, हम कुछ नहीं कर सकते अभी। तो उसने इतना एक्सपीरियंस पायलट थे वो कि वो उसने सारी कोशिश की अपनी तरफ से, लेकिन अब जो मैकेनिकल फॉल्ट है या जो भी कारण है वो तो इंक्वायरी में पता लगेगा क्या हुआ है, तभी कुछ कहा जा सकता है। बाकी ओवरऑल अगर व्यू देखा जाए तो उसमें अभी कहना जल्दबाजी होगी, तो हमें वेट करना चाहिए। बाकी रेस्क्यू ऑपरेशन का जहां तक सवाल है, इसके अंदर पॉसिबल नहीं था, क्योंकि ये जो इसमें जो फ्यूल था हाईली इनफ्लेमेबल है, और दूसरा उसके अंदर जो बॉल बनी है, तो फायर बॉल जो है वो उसमें बचना करीब करीब 99.9% जो है बहुत इम्पॉसिबल होता है। उसके बाद कार्बन क्लाउड्स बनते हैं, जो कार्बन क्लाउड बनते हैं तो उसके अंदर तो वैसे ही दम घुट जाता है और आदमी ना सांस ले सकता है। तो ऐसी कंडीशन में तो रेस्क्यू ऑपरेशन भी बहुत कठिन होता है, लेकिन यह है कि ये सारा हादसा हो जाने के बाद रेस्क्यू किया गया, और एक आदमी जो मिरेकल था, इसके ऊपर कमेंट नहीं कर सकते, वो तो बाद में सब पता लगेगा। लेकिन ये मिरेकल भी लोगों ने देखा, और इससे पहले भी हमने जो विमान हादसे देखे उसमें आमतौर पर हमने देखा कि कोई एक ना एक शख्स हादसे में लगभग बचा, जो अभी तक हमने बहुत सारे हादसों में नोटिस किया। लेकिन आलोक सहाय सर, आखिर में मेडे 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 कहकर ये मैसेज देना कि प्लेन उड़ नहीं रहा है और हम नहीं बचेंगे, ये जो सिचुएशन होती है किसी भी पायलट के लिए ये बड़ी टफ होती है। आपके सर पर इतनी बड़ी जिंदगी की जिम्मेदारी होती है, ये क्या सिचुएशन रहती होगी किसी भी पायलट के लिए? पूजा जी, ग्लोबली ये नियम है एविएशन में कि ये ट्रेनिंग का एक हिस्सा होता है कि जब भी एयरक्राफ्ट में कोई इमरजेंसी होती है तो उस इमरजेंसी को पायलट डिक्लेयर करता है, ताकि एटीसी और भी जितनी सारी सुरक्षा एजेंसियां हैं वो अलर्ट हो जाएं। तो वो जो अलर्टिंग का मैसेज है दो तरह का माना जाता है। एक पैन जो कि हल्की इमरजेंसी में इस्तेमाल किया जाता है, उसके पैरामीटर्स हैं कि क्या इमरजेंसी होगी तो आप पैन बोलेंगे, और जब एयरक्राफ्ट इज इन ग्रेव डेंजर, that is the definition, if it the aircraft is in the grave danger, तब ये मेडे का कॉल होता है, that is the very dangerous and last call। so मेडे नॉर्मली ये तभी दिया जाता है जब बिल्कुल जहाज का बिल्कुल कंट्रोल खत्म हो चुका है और जहाज नीचे आ रहा है, या पूरा इंजन में आग लग गई, इस तरह की। तो ये तो कोई शक नहीं है कि दोनों इंजन उसके बेकार हो गए थे, और उसने कॉल दिया है मेडे। और देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आई है, नो पावर नो थ्रस्ट का भी मैसेज पायलट का आया है, ताकि ये बहुत ही आखिरी क्षणों में भी वो पायलट जान रहा है कि वो मौत में जा रहा है, उसकी मानसिक स्थिति का आप अंदाजा लगाइए। लेकिन ट्रेनिंग इस तरह की होती है कि उसमें भी उसने ये वर्ड बोल दिया है, ताकि काफी सहायता मिलेगी इससे लोगों को ये पता करने में कि आखिर हुआ क्या। नो पावर नो थ्रस्ट, ये मतलब कि पूरी तरह से इंजन पर कोई कंट्रोल नहीं था, कोई थ्रस्ट नहीं काम कर रहा था, कोई पावर काम नहीं कर रहा था। तो पूजा जी, इसमें अब कोई शक नहीं है कि ये बहुत ही सीरियस टेक्निकल स्नैग हुआ है, बहुत बुरी तरह का। और ये टेक्निकल स्नैग कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या ये मेंटेनेंस में कोई खामी थी, या एटीएफ जो कंटामिनेटेड था फ्यूल, या फ्यूल ब्लॉक हो गया, जितना फ्यूल था बस उतना ही चला और उसके बाद इंजन खाली हो गया, सीज कर गया, कुछ भी हो सकता है। अब ये इंक्वायरी के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जो बंदा बचा है ना पूजा जी, उसने भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लू दिया है कि एक झटका सा लगा और आवाज, हल्की सी आवाज आई
और वो जो ब्लू और व्हाइट बत्तियां जलने लगी। तो ये इशारा करता है इलेक्ट्रिकल सीरियस प्रॉब्लम का। कोई इलेक्ट्रिकल, या तो किसी प्रॉब्लम कहीं और थी और उससे इलेक्ट्रिकल भी अफेक्टेड हो गया, या इलेक्ट्रिकल सिस्टम में ही प्रॉब्लम हुआ। इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम जो होता है वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है जहाज का, क्योंकि उससे सारे कंट्रोल्स माल फंक्शन हो जाते हैं। और अगर आप देखिए इस मैं जहाज आपके पास का, आती हूँ सर, इलेक्ट्रिकल सिस्टम का फॉल्ट प्राइमा फेसी आपका आकलन है। पूर्णिमा भी इस वक्त मेरे साथ जुड़ रही हैं सीधे। पूर्णिमा घटनास्थल पर इस वक्त मौजूद हैं। मैं चाहूंगी पूर्णिमा आप अपनी रिपोर्ट के जरिए और तस्वीरें हमारे जनता तक पहुंचाएं, हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं। ग्राउंड रिपोर्ट अगर मैं पूजा आपको फिलहाल ये बताऊं तो सबसे पहले इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज ने अपनी इन्वेस्टिगेशन को और ज्यादा धार दे दी है। एनएसजी, एनडीआरएफ, सीआईएसएफ, इसके साथ ही बाहर की कंट्रीज की इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी सब यहां पर मौजूद हैं। हर्ष सांघवी पहुंचे यहां पर, हर्ष सांघवी एफएसएल पहुंचे, और एफएसएल में क्योंकि दूसरी तरफ जहां पर सिविल हॉस्पिटल है वहां पर परिजनों का डीएनए सैंपल लिया जा चुका है। आज शाम को 4 बजे एक फ्लाइट आनी है लंदन से, जिसमें कुछ परिजन उन फॉरेन ट्रैवलर्स के आएंगे जो यहां से लंदन की तरफ फ्लाई कर रहे थे। उनके डीएनए सैंपल्स लिए जाएंगे। जिनके कल डीएनए सैंपल्स लिए गए हैं, मुमकिन है कि उनकी रिपोर्ट कल सुबह तक आ जाए, और परसों रात तक जिनके डीएनए सैंपल्स ले लिए गए थे, मुमकिन है कि उनकी रिपोर्ट आज शाम तक आ जाए। और जैसे ही रिपोर्ट आएगी वैसे ही शव को देने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। 7 शव अभी तक सौंपे जा चुके हैं जिनके डीएनए मैच किए जा चुके हैं, लेकिन ये बहुत ही एक ऐसा प्रोसेस है जो एक तो समय जिसमें लगता है, और दूसरा मुश्किलात का सामना इसीलिए करना पड़ रहा है क्योंकि जो शव मिले वो बहुत शत विक्षत हालत में मिले हैं। जाहिर है कि पूरा शरीर मुश्किल से मिला है, और टुकड़ों टुकड़ों में शरीर मिलने की वजह से परिवार के कम से कम 2 से 3 लोगों का डीएनए सैंपल लिया गया है, और जिसका सैंपल मैच हो जाए उसको उसके हिसाब से फिर डेड बॉडी को दे दिया जा रहा है। दूसरी बात, इस वक्त मैं आपको बताऊं, मेरे पीछे आपको इस वक्त प्लेन का वो हिस्सा नजर आएगा। यहां पर इस वक्त टीम्स मौजूद है, एनएसजी, एनडीआरएफ, सीआईएसएफ की टीम, जो कि इसी हॉस्टल की छत पर जाकर मलबे की फिलहाल जांच कर रही है। यहाँ इस तरफ आपको ये अभी हिस्सा नजर आएगा, और यहाँ पर आपको क्रेन लगी हुई साथ में दिखाई देगी। इस क्रेन को फिलहाल हटाया, इस क्रेन के जरिए फिलहाल इस मलबे को हटाया जा रहा है, प्लेन के इस हिस्से को। लेकिन इस पूरे इलाके में यहाँ मेरी जितने लोगों से पूजा बात हुई, यहाँ के लोग दहशत में हैं। यहाँ एक आई विटनेस से मेरी बात हुई, उन्होंने ये बताया कि कैसे उनकी नजरों के सामने से यहाँ से प्लेन गुजरा, और जो एयर का प्रेशर था उनको इतना ज्यादा महसूस हुआ कि वो नीचे जाके गिरी, और अचानक से सामने जाके ये हादसा होता है, और ऐसा लगता है कि जैसे प्लेन बारूद की तरह पूरा फट गया, होने लगा कि कोई ब्लास्ट हुआ है। यहाँ एक मुश्त लोग ये कह रहे हैं कि या तो सरकार हमें यहाँ से शिफ्ट कर दे, क्योंकि यहाँ पर प्लेनों की आवाजाही बहुत ज्यादा होती है, और खासतौर से इस हादसे के बाद लोगों में एक डर और दहशत का माहौल है, क्योंकि यहाँ से दिन भर प्लेन का मूवमेंट रहता है। ऐसे में लोग सुरक्षित रहना चाहते हैं, खासतौर से इस हादसे के बाद उनके जहन में दहशत है। बच्चे हैं, बहुत सारी महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, और छोटी छोटी आसपास पूरे झुग्गी झोपड़ियां आपको नजर आएंगी, छोटी छोटी सी इमारतें नजर आएंगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जिन लोगों की मौत हुई है उनका दुख का एहसास जाहिर है कि अब कभी कम होने नहीं वाला, और अपनों का इंतजार उनको है कि जैसे तैसे उनके अपनों के शव या शव के कुछ हिस्से, अगर मैं कहूं, और मैं पूरी भावनाओं के साथ, मानवीय भावनाओं के साथ ये कह रही हूं, क्योंकि प्रैक्टिकली जो ग्राउंड पर नजर आ रहा है उसमें स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। ऐसे में फौरी तौर पर कोशिश ये है, इसके साथ ही एविएशन मिनिस्टर वापस कल दिल्ली के लिए रवाना हुए। आज उन्होंने 1:30 बजे एक प्रेस ब्रीफिंग करने की बात कही है। उससे पहले उन्होंने एक बैठक की है। प्रधानमंत्री मोदी यहां से समीक्षा बैठक कर आगे कैसे जांच को और ज्यादा तेजी दी जाएगी, और सबसे बड़ी बात, डीजीसीए की तरफ से फैसला लिया गया है कि जितने भी बोइंग ड्रीम लाइनर हैं एयर इंडिया के, उनके पूरे बेड़े की पहले जांच की जाएगी, और उसके बाद उनको फ्लाई करने की इजाजत मिलेगी। और ये बहुत जरूरी है, आने वाले समय में एविएशन मिनिस्ट्री या हमारी हवाई सुविधाएं कितनी ज्यादा सुरक्षित हों, सरकार के लिए ये हादसा एक चेतावनी भी है और शायद एक वेकअप कॉल भी है। पूजा, जाहिर तौर पर ये एक वेकअप कॉल भी है, और सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर समझ में आ रही है वो ये, जो हमारे साथ मेहमान भी इस वक्त हैं, सर आपसे मैं ये जानना चाहूंगी, जो हमारे साथ में एविएशन एक्सपर्ट हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक फॉल्ट की बात आ रही है और ये कहा जा रहा है कि जो इलेक्ट्रॉनिक फॉल्ट है वो सबसे डेंजरस होता है, तो क्या ये मानकर चले कि इलेक्ट्रॉनिक फॉल्ट हुआ, और अगर हुआ तो हर उड़ान से पहले तो चेकिंग की जाती है ना पूरे विमान की? जी सही बात है। इलेक्ट्रॉनिक फॉल्ट तो डेफिनेटली बहुत डेंजरस है। इवन एविएशन में एक छोटे से फॉल्ट हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो, एवियोनिक हो, सबको बहुत सीरियसली देखा जाता है। और एयर इंडिया का मेजर जो बेस होता है वो बॉम्बे, दिल्ली, चेन्नई से होता है। अहमदाबाद कोई मेजर बेस नहीं है। तो नॉर्मली हमारा मेंटेनेंस जो होता है, एक होता है कि बेस मेंटेनेंस होता है, एक लाइन मेंटेनेंस होता है। तो एयरक्राफ्ट, ये जो एयरक्राफ्ट है, ये एयरक्राफ्ट दिल्ली बेस्ड है।
जो बेस मेंटेनेंस कंप्लीट करके लाइन मेंटेनेंस अहमदाबाद चेक किया था इसको। तो डेफिनेटली अभी सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हम इंजीनियरिंग शीट्स चेक करना पड़ता है, हमारे लॉग बुक्स होते हैं जिनमें रिकॉर्ड देखना पड़ेगा कि क्या पहले इस तरह का फॉल्ट आया था उसमें। तो अभी तक बिकॉज अगर कुछ भी फॉल्ट होता है तो एयरक्राफ्ट को तुरंत ग्राउंड कर दिया जाता है। जैसे आपने उन्होंने अच्छा, हमने बहुत सारे वीडियोस देखे जिसमें जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उन लोगों ने भी अपने वीडियोस शेयर किए हुए थे। वो बता रहे हैं कि हमने एयर इंडिया की इस तरह की लापरवाही को पहले भी लोगों के सामने रखा लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो क्या इतने बड़े स्तर पर लापरवाही हो सकती है? नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है। इंटीरियर में कुछ डिफेक्ट होता है, जैसे आपने बहुत सारे इन्फ्लुएंसर को देखा होगा जो उन्होंने इंटीरियर को लेके ये इशू क्रिएट किया कि एयरक्राफ्ट का सीट्स फटे हुए हैं या बहुत डर्टी है अंदर, वो और सेफ्टी में बहुत डिफरेंस है। मतलब उसको सेफ्टी से कनेक्ट करके नहीं देखा जा सकता जी, सेफ्टी के साथ कनेक्ट करके नहीं जा सकता। एक बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है, सीधे बड़ी खबर का फिलहाल हम रुक करेंगे। अहमदाबाद विमान हादसे से जुड़ा ये एक अपडेट है। 240 डीएनए और खून के सैंपल्स एकत्रित किए गए हैं। 10 फोरेंसिक साइंस लैब की टीम जांच में जुटी हुई है। 10 टीम में कुल 36 विशेषज्ञ जांच कर रहे हैं। टीम जो है वो शवों की पहचान कर रही है, ब्लैक बॉक्स की जांच कर रही है। 50 घायलों में से 16 का इलाज जारी है। 12 लोग जल्दी डिस्चार्ज होंगे। कुछ घायल मरीजों का इलाज आईसीयू में लगातार जारी है और अब तक 8 शवों की पहचान की जा चुकी है, जिस बात का जिक्र अभी पूर्णिमा भी कर रही थी कि 8 शवों की जांच हो चुकी है और उनको अब फैमिलीज को सौंपने की प्रक्रिया होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार हुआ क्या, किन कारणों से 275 लोगों की जान चली गई। इसी पर जांच लगातार चल रही है। अपनों के डेड बॉडीज के लिए लोग इंतजार कर रहे हैं, डीएनए सैंपल्स लिए जा रहे हैं और कुछ घायल मरीजों का इलाज आईसीयू में जारी है। मौत का आंकड़ा 275 हो चुका है, जिनमें 241 वो लोग हैं जो विमान में सवार थे और बाकी 31 डॉक्टर्स और उनकी फैमिली जो एक नॉर्मल रूटीन में अपने सर्वाइव कर रही थी और अचानक से उनकी जिंदगी बदल जाती है। अभी खबर यह भी है कि जो इलाज जिनका चल रहा था उनमें 12 लोगों को जल्दी डिस्चार्ज किया जाएगा, लेकिन काफी क्रिटिकल सिचुएशन में भी कुछ पेशेंट्स हैं जिनका आईसीयू में ट्रीटमेंट चल रहा है और 8 शवों की पहचान की जा चुकी है। उनके डीएनए सैंपल्स मैच हो चुके हैं और 50 घायलों में से 16 का इलाज लगातार जारी है। 12 लोगों को जल्द ही डिस्चार्ज किया जाएगा। तो विमान हादसे के बाद इस बीच एक और बड़ा अपडेट मिल रहा है कि डीजीसीए ने एक बड़ा फैसला लिया है। बोइंग 787 विमानों की अतिरिक्त जांच होगी। टेक ऑफ से पहले विमानों की जांच होगी। 15 जून से बोइंग 787 विमानों की जांच अनिवार्य है। फ्यूल पैरामीटर सिस्टम की जांच होगी। सुरक्षा टेक ऑफ के मानकों की भी जांच होगी। अब ये कई अहम सवाल इस वक्त हैं। अब जांच की बात की जा रही है, लेकिन अगर ये पहले एकदम सुनिश्चित किया गया होता तो शायद इस तरह की तस्वीर, ऐसी दर्दनाक तस्वीर आज हम सुमित जी नहीं देख रहे होते। आप जिसे बात कर रहे हैं कि जो ड्रीमलाइनर एयरक्राफ्ट है, ये बहुत नया एयरक्राफ्ट है। जो 11 और 12 साल पुराने जो एयरक्राफ्ट होते हैं उसको एविएशन में पुराना एयरक्राफ्ट नहीं माना जाता। जैसे हमने देखा है एयर इंडिया के कुछ एयरक्राफ्ट है जो एयरबस A320 है, A319 है, जो अराउंड 20-22 साल पुराने एयरक्राफ्ट हैं, जिसमें आपने आए दिन सुना कि एयर कंडीशन काम नहीं कर रहे हैं, पैसेंजर कंप्लेंट कर रहे हैं। पर ये तो एयरक्राफ्ट है, क्योंकि मुझे ये पता है कि जब मैं आज से 13 साल पहले 787 में पहला बैच था, उस समय एयर इंडिया में था और पहला बैच था जो एयर इंडिया 787 में ट्रेन हुआ था और मैंने इसके फीचर्स मैंने जो बोइंग के इंजीनियर से खुद सुना था कि ये इतना अच्छा एयरक्राफ्ट है कि अगर सिंगल इंजन खराब भी हो जाता है किसी कारण, अगर बर्ड हिट के कारण, ये एयरक्राफ्ट स्टिल इजीली स्मूथली लैंड कर पाएगा। और मैं आपके पास आ रही हूँ, एक बार पूर्णिमा का रुख कर लेते हैं। पूर्णिमा, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए, अभी फिलहाल जानकारी के तौर पर यही है कि सिविल हॉस्पिटल में लोगों के पहुंचने का सिलसिला पूजा शुरू हो चुका है, क्योंकि सिविल हॉस्पिटल में डीएनए सैंपलिंग जो ली गई थी उसके रिजल्ट किसी भी समय आ जाएंगे, तो इसीलिए वहां पर लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। दूसरी तरफ जो 108 एम्बुलेंस है उनको वहां पर स्टैंड बाय मोड पर फिलहाल रखा गया है, क्योंकि जाहिर है कि जो शव जिनकी डीएनए सैंपलिंग होनी है उनसे सैंपल कलेक्ट करने के बाद उनको स्टोरेज हाउस में शिफ्ट किया जाएगा, क्योंकि आप ये समझ सकती हैं कि यहाँ का तापमान बहुत ज्यादा है और ऐसे में बहुत ज्यादा वक्त तक शवों को हॉस्पिटल में रखना वो ठीक नहीं होगा और ऐसे में उन्हें स्टोरेज के लिए भेजा जा रहा है, जिसके लिए 108 एम्बुलेंसेज और स्ट्रेचर्स को साथ ही स्टैंड बाय मोड पर रखा गया है। साथ ही थोड़ी देर पहले मैंने इस बात का भी जिक्र किया था कि पीछे जो डॉक्टर्स रहते थे, जिनको जो हॉस्टल में रहते थे, उनको भी फिलहाल हॉस्टल खाली करने के लिए कहा गया है। वजह यह है क्योंकि पूरे के पूरे इलाके को इस वक्त इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज ने टेक ओवर कर लिया है। एक तरफ जहां पर वो डॉक्टर्स ओपीडी में सेवाएं दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ
उनको जगह खाली करने के लिए कह दिया गया है। उनके अपने परिवार वाले, क्योंकि अहमदाबाद से कोई नहीं था, आसपास के इलाकों से था, तो फिलहाल वो लोग अपने घर में जा चुके हैं, वहां के लिए फैमिली वाले रवाना हो चुके हैं। लेकिन डॉक्टर्स क्योंकि फर्स्ट लाइन ऑफ ड्यूटी पर हैं, हॉस्पिटल में इलाज दे रहे हैं, उनको भी फिलहाल उस इलाके को, उस हॉस्टल को खाली करने के लिए पूजा कहा गया है। मैं आप सभी के पास वापस लौट